तो दोस्तों सब सर्विलेंस नाम की एक बेहतरीन मूवी 2021 में हमें रिलीज़ होती हुई देखने को मिली थी। और ये एक बेहतरीन मूवी है, तो आप में से किसी सब्सक्राइबर ने रिकमेंड की है, तो उसी पर आज चर्चा रहने वाली है। पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में बताएंगे। ये हमें 13 सितंबर 2024 को रिलीज़ होती हुई देखने को मिली थी। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। द सब्सटेंस 2024 की व्यंग्यात्मक नोट एक बॉडी हॉरर फिल्म है जिसे कोली फरगेट ने लिखा, निर्देशित, सहसंपादित और सहनिर्मित किया है। यह एक लुप्त होती हुई हस्ती डेमी मूर की कहानी है जिसे उसकी उम्र के कारण उसके निर्माता डेनिस क्वेड द्वारा निकाल दिए जाने के बाद एक ब्लैक मार्केट ड्रग का उपयोग करता है जो अप्रत्याशित दुष्प्रभावों के साथ खुद का एक बहुत छोटा संस्करण मार्गरेट क्वाली बनाता है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहनिर्माण 10 फिल्म का विश्व प्रीमियर 19 मई 2024 को 77वें कान फिल्म फेस्टिवल मुख्य प्रतियोगिता में हुआ, जहां फरगेट ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। इसे यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुबी द्वारा 20 सितंबर 2024 को और फ्रांस में मेट्रोपॉलिटन फिल्म एक्सपोर्ट द्वारा 6 नवंबर 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह फिल्म एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $17.5 मिलियन के उत्पादन बजट पर $56 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसे 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 5 नामांकन मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, कॉमेडी या म्यूजिकल शामिल है। कथानक: अपने 50वें जन्मदिन पर एलिजाबेथ स्पार्कल, जो कभी मशहूर थीं लेकिन अब हॉलीवुड की फिल्म स्टार बन चुकी है, को उनकी उम्र के कारण निर्माता हार्वे द्वारा उनके लंबे समय से चल रहे एरोबिक्स टीवी शो से अचानक निकाल दिया जाता है। परेशान एलिजाबेथ अपनी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है, जबकि उसका ध्यान खुद को उतारे जाने वाले बिलबोर्ड से हट जाता है। अस्पताल में एक युवा नर्स उसे गुप्त रूप से द सब्सटेंस का विज्ञापन करने वाली एक फ्लैश ड्राइव देती है, जो एक ब्लैक मार्केट सीरम है जो खुद को जवान, अधिक सुंदर, अधिक परिपूर्ण बनाने का वादा करता है। एलिजाबेथ, उत्सुक और हताश होकर, द सब्सटेंस का ऑर्डर देती है और सिंगल यूज एक्टिवेटर सीरम का इंजेक्शन लगाती है। वह कांपती है क्योंकि उसका शरीर खुद का एक छोटा संस्करण सू उत्पन्न करता है, जो उसकी पीठ में एक चीरे से निकलती है। दोनों शरीरों को बिना किसी अपवाद के हर 7 दिन में चेतना बदलनी चाहिए। निष्क्रिय शरीर बेहोश रहता है और साप्ताहिक भोजन की आपूर्ति के साथ अंतःशिरा रूप से खिलाया जाता है। सू को बिगड़ने से बचाने के लिए मूल शरीर से निकाले गए स्टेबलाइजर द्रव के दैनिक इंजेक्शन आवश्यक है। टीवी शो में एलिजाबेथ की जगह लेने के कारण सू रातोंरात मशहूर हो जाती है और आखिरकार उसे नेटवर्क के प्रतिष्ठित न्यू ईयर ईव शो की मेजबानी करने का मौका दिया जाता है। जबकि सू एक आत्मविश्वासी और सुखी जीवन जीती है, एलिजाबेथ एक आत्मघृणा करने वाली एकांतप्रिय बन जाती है। एक निर्धारित साप्ताहिक चक्र के अंत के करीब, सू पार्टियों में जाती है और आकस्मिक सेक्स के लिए एक आदमी को घर ले आती है। अतिरिक्त स्टेबलाइजर द्रव निकालकर स्विच को विलंबित करती है, जिससे एलिजाबेथ की दाहिनी तर्जनी अचानक बूढ़ी हो जाती है। एलिजाबेथ आपूर्तिकर्ता से संपर्क करती है, जो उसे चेतावनी देता है कि स्विचिंग प्रोग्राम का पालन न करने से मूल शरीर की अपरिवर्तनीय उम्र बढ़ने लगती है। अपनी साझा चेतना के बावजूद, एलिजाबेथ और सू खुद को अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। एलिजाबेथ स्विचिंग शेड्यूल की लगातार अवहेलना के लिए सू से नाराज होती है, जो उसकी उम्र को और बढ़ा देता है, जबकि सू एलिजाबेथ के लगातार आत्मघृणा और अत्यधिक खाने से घृणा करती है। एलिजाबेथ के रूप में एक विशेष रूप से विनाशकारी प्रकरण के बाद, सू स्टेबलाइजर द्रव का भंडारण कर लेती है और वापस स्विच करने से इनकार कर देती है। 3 महीने बाद, नए साल की पूर्व संध्या पर प्रसारण से एक दिन पहले, सू का स्टेबलाइजर द्रव खत्म हो जाता है और वह आपूर्तिकर्ता से संपर्क करती है, जो उसे सूचित करता है कि उसे द्रव को फिर से भरने के लिए वापस स्विच करना होगा। जब वे स्विच करते हैं, तो एलिजाबेथ खुद को भयावह रूप से
एक बुजुर्ग कुबरे में बदल पाती है। सू को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित, एलिजाबेथ उसे समाप्त करने के लिए डिजाइन किए गए सीरम का आदेश देती है। सू की सेलिब्रिटी स्थिति से मिलने वाली प्रशंसा की लालसा में वह सीरम को पूरी तरह से इंजेक्ट करने से पहले रुक जाती है और सू को पुनर्जीवित करती है, जिससे वे दोनों होश में आ जाते हैं। एलिजाबेथ के इरादे को समझते हुए सू नए साल के विशेष कार्यक्रम की मेजबानी करने से पहले उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। एलिजाबेथ के बिना सू का शरीर तेजी से खराब होने लगता है। घबराहट में वह बचे हुए एक्टिवेटर सीरम का उपयोग करके खुद का एक नया संस्करण बनाने का प्रयास करती है, जबकि एकल-उपयोग चेतावनी दी गई है। इसके परिणामस्वरूप एक विचित्र उत्परिवर्तित शरीर, मॉन्स्ट्रो एलिसासु का निर्माण होता है, जिसमें सू और एलिजाबेथ दोनों के चेहरे होते हैं। मॉन्स्ट्रो एलिसासु एलिजाबेथ के पोस्टर से काटे गए मुखौटे में तैयार होकर लाइव प्रसारण के दौरान मंच पर लंगड़ाती हुई आती है। मुखौटा गिर जाता है, जिससे भयभीत दर्शक अराजकता में आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। एक आदमी उसका सिर काट देता है, लेकिन एक और भी अधिक उत्परिवर्तित सिर वापस उगाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है और दर्शकों और स्टूडियो दोनों को खून की धाराओं में भिगो देता है। एलिजाबेथ स्टूडियो से भाग जाती है, लेकिन गिर जाती है और उसके अंदरूनी हिस्से फट जाते हैं। एलिजाबेथ का मूल चेहरा खून से अलग हो जाता है और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर उसके उपेक्षित सितारे पर रेंगता हुआ चला जाता है। वह मुस्कुराती है और कल्पना करती है कि उसकी प्रशंसा की जा रही है, और फिर वह पिघलकर खून के एक पोखर में बदल जाती है, जिसे अगले दिन फर्श साफ करने वाले व्यक्ति द्वारा साफ किया जाता है। गालना TIFF 2024 में मार्गरेट क्वाली, कोर्ली फॉरगेट और डेमी मूर। डेमी मूर एलिजाबेथ स्पार्कल के रूप में, मार्गरेट क्वाली सू के रूप में, डेनिस क्वेड हार्वे के रूप में, एडवर्ड हैमिल्टन क्लार्क फ्रेड, गोर अब्राम्स ओलिवर के रूप में, ऑस्कर लेसेज ट्रॉय के रूप में, क्रिश्चियन एरिक्सन भोजनशाला में बैठे व्यक्ति के रूप में, रॉबिन ग्रीर पुरुष नर्स के रूप में, टॉम मॉर्टन डॉक्टर, ह्यूगो डिएगो गार्सिया डिएगो प्रेमी, यान बीन द सबस्टेंस वॉयस के रूप में। उत्पादन कोर्ली फॉरगेट वर्किंग टाइटल फिल्म्स के सहनिर्माता एरिक फेलनर और टिम बेवन के साथ निर्देशक और निर्माता थीं। 11, 12, 13 और ब्लैकस्मिथ, एक पेरिस स्थित प्रोडक्शन कंपनी। 14, जिसे उसी वर्ष फॉरगेट द्वारा बनाया गया था। 15, 16, द सबस्टेंस का फिल्मांकन 9 मई 2022 को शुरू हुआ। 17 और अक्टूबर 2022 में लपेटा गया, जिसमें 108 शूटिंग दिन थे। नोट 2, संकल्पना और पटकथा। कोर्ली फॉरगेट ने नारीवादी विषय पर आधारित पटकथा लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में रिवेंज की महत्वपूर्ण सफलता के बाद फॉरगेट को ब्लैक विडो सहित स्टूडियो फिल्मों को निर्देशित करने के प्रस्ताव मिले। हालांकि एक स्टूडियो फिल्म की संभावना ने उन्हें आकर्षित नहीं किया, क्योंकि उन्हें अंतिम कट विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। फॉरगेट ने रिवेंज की रिलीज के बाद लॉस एंजिल्स में कई महीने बिताए और सिल्वर लेक में एक कॉफी शॉप में द सबस्टेंस के पहले दृश्यों को एक स्पेक स्क्रिप्ट के रूप में लिखना शुरू किया। वह रचनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक निर्माता बन गईं। 22, एरिक फेलनर, जिन्होंने फिल्म का सह निर्माण भी किया, ने 2017 में रिवेंज देखने के बाद फॉरगेट के साथ दोपहर के भोजन के लिए कई बार पेरिस की यात्रा की, ताकि उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग टाइटल चुनने के लिए राजी किया जा सके। 23, पटकथा को 2 वर्षों में विकसित किया गया था। 25, अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में लिखी गई, इस स्क्रिप्ट में फ्रेंच में विवरण शामिल थे। 26, हालांकि फिल्म को अंग्रेजी बोलने वाले दर्शकों को ध्यान में रखकर लिखा गया था ताकि व्यापक अपील सुनिश्चित की जा सके। 19, फॉरगेट का उद्देश्य रिवेंज में विकसित नारीवादी विषयों को जारी रखना था, जिसमें एक महिला होने का क्या मतलब है, यह भी शामिल था। 27, 28, उन्होंने 40 के दशक में फिल्म लिखना शुरू किया, एक ऐसा दौर जब वह अपनी प्रासंगिकता और दिखावट के बारे में नकारात्मक विचारों का सामना कर रही थी।
मैंने वास्तव में सोचना शुरू कर दिया और मेरे दिमाग में ये आवाजें आने लगीं, जैसे अब तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करने वाला है। 29 उन्होंने फिल्म बनाने की प्रक्रिया को महिलाओं के शरीर और उम्र बढ़ने के बारे में सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ी इस आंतरिक हिंसा का सामना करने और उसे छोड़ने के तरीके के रूप में वर्णित किया, जिसमें बॉडी हॉरर शैली को अभिव्यक्ति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। 33, 34, 26, 35 लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मेरे किरदार कैरिकेचर है, और मेरी पहली प्रवृत्ति हाँ कहना है। फिर मैं सोचता हूँ, नहीं, नहीं, वे कैरिकेचर नहीं है। दुर्भाग्य से वे ऐसे व्यवहार है जो अस्तित्व में है और अभी भी मौजूद है। यहाँ उन्हें बस सामने लाया गया है और खुले तौर पर प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक जीवन में यह हमेशा उतना स्पष्ट नहीं होता है, हालांकि कभी-कभी ऐसा होता है। 36 कोर्ली फरगेट। फरगेट ने 146 पन्नों की पटकथा तैयार की। 37, 38 जिसमें मात्र 29 पृष्ठ संवाद के लिए समर्पित थे। 39 नोट 4 उन्होंने अपनी लेखन शैली को उपन्यास लिखने जैसा बताया है। 41 नोट 5 उन्होंने पटकथा को विस्तृत विवरण में लिखा। 42 33 दर्शकों को अंतिम फिल्म में महसूस होने वाले हर संवेदी अनुभव में ध्वनियाँ, जैसे स्प्लॉश और आग जैसे ओनोमेटोपोया के साथ। 43 और कभी-कभी निर्दिष्ट क्लोजअप भी पटकथा में लिखे गए थे। 41 इसी तरह उसने चरित्र की पिछली कहानियों को छोड़ने का फैसला किया और क्रियाओं, स्थानों और पोशाक के माध्यम से जानकारी प्रकट करना पसंद किया। उदाहरण के लिए, चरित्र लक्षणों का प्रतीक करने के लिए रंगों को स्क्रिप्ट में लिखा गया था। एलिजाबेथ स्पार्कल की पीली जैकेट उसके परिवर्तन से पहले सुपरहीरो जैसी गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है, और सू की गुलाबी लियोटार्ड उसकी स्त्रीत्व को दर्शाती है। 33 स्क्रिप्ट के 2020 के मसौदे में गोरी के रूप में वर्णित चरित्र सू। 44 को अवचेतन रूप से लोलिता और मर्लिन मुनरो, बेबी डॉल जैसी प्रतीकात्मकता और क्लासिक सौंदर्य मानकों को जगाने के लिए उसका नाम दिया गया था, जो कायम है। 33 फारगेट ने अतीत में बड़े फिल्म सितारों के साथ इसकी प्रतिष्ठित प्रतिध्वनि के लिए एलिजाबेथ नाम चुना। फिल्म का महत्वपूर्ण जन्म दृश्य, जिसे फरगेट ने शॉवर में रहते हुए गर्भ धारण किया, 46 फरगेट द्वारा लिखा गया पहला दृश्य था। 47 और उनके विचार में फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य। वह याद करती है, मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरा चरित्र कौन होगा। यह पहला ऐसा दृश्य है जो वास्तव में मेरे दिमाग में आया, और यह फिल्म के मूल डीएनए को बिना किसी शब्द के एक सच्चे आंतरिक अनुभव के रूप में रखता है, जो आपको यह महसूस कराता है कि पात्र क्या महसूस करने जा रहे हैं। 42 फरगेट ने बाद में फैसला किया कि मुख्य पात्र को शरीर की सामाजिक धारणाओं का पता लगाने के लिए एक अभिनेत्री होना चाहिए। 48 उन्होंने एलिजाबेथ स्पार्कल को एरोबिक्स क्लास की मेजबानी करने के लिए चुना। 49 जो जेन फोंडा के एक सफल अभिनेत्री से व्यायाम टेप में अभिनय करने के अपने दूसरे करियर में परिवर्तन से प्रेरित था। 50 फरगेट ने पटकथा को प्रभावित करने के लिए कई तरह के संगीत सुने। उन्होंने अंडर द स्किन 2013 से मीका लेवी के स्कोर और अन्य प्रयोगात्मक संगीत और संगीतकारों का हवाला दिया, जिनमें इस तरह की दिल की धड़कन या धड़कन थी, जो नए इंसान के दिल की धड़कन या आपके शरीर के साथ महसूस करने के तरीके से संबंधित थी। 51 फरगेट ने हाइपरसेक्सुअलाइज्ड संगीत भी सुना, जिसने इन यूनिवर्स पंप इट अप शो को प्रेरित करने में मदद की। डलाई फरगेट को पता था कि कास्टिंग चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि फिल्म में कम से कम संवाद थे और यह किरदारों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। एलिजाबेथ स्पार्कल को पहले कास्ट किया जाना था, क्योंकि वह है जो अपने दूसरे स्व को उत्पन्न करती है। 46 फरगेट एक ऐसी अभिनेत्री को कास्ट करना चाहते थे जो स्टार सिस्टम के दिल में रही हो। 52 एक वास्तविक जीवन की आइकन। 46 53 डेमी मूर फरगेट की पहली पसंद नहीं थीं। 22 कई अभिनेत्रियों पर विचार किया गया था,
लेकिन मूर से पहले उन्होंने भूमिका को अस्वीकार कर दिया। 54 जब मूर का नाम सामने आया तो फरगेट ने सोचा कि वह एक अच्छी फिट होंगी, लेकिन उनका मानना था कि वह कभी फिल्म नहीं करेंगी और अपनी छवि को नष्ट करने के लिए तैयार होंगी। 55 खोने के लिए कुछ भी नहीं होने के कारण मूर को स्क्रिप्ट भेजी गई। 56 अपने एजेंट के आग्रह पर मूर ने विशिष्ट विवरण जानने से पहले स्क्रिप्ट पढ़ी, बाद में अनुमान लगाया कि यह फिल्म के उम्र बढ़ने के संवेदनशील विषय के कारण था। 57 58 वह स्क्रिप्ट और उसके विषय से प्रभावित थी। 57 59 58 हालांकि वह बॉडी हॉरर शैली से अपरिचित थी। 22 मूर को लगा कि फिल्म या तो वास्तव में काम कर सकती है और एक सांस्कृतिक बदलाव का हिस्सा हो सकती है, या एक भयानक आपदा हो सकती है। 22 वह प्रीमियर तक दर्शकों की प्रतिक्रिया के बारे में अनिश्चित रही जब उसे पता चला कि फिल्म ने काम किया है। 60 मूर की सकारात्मक प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित। 52 फरगेट ने उनकी आत्मकथा पढ़ी और उनके लचीलेपन से प्रभावित हुए। 61 52 मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी और उनके निजी जीवन में कुछ कठिन वर्ष थे। उन्होंने खुद को अपने दम पर बनाया, एक ऐसी जगह पर जो पूरी तरह से पुरुष प्रधान उद्योग था, कई मामलों में अपने समय से आगे रही, जैसे कि अपनी गर्भवती की यह नग्न तस्वीर करना, बहुत सारे जोखिम उठाना और बहुत सारे नारीवादी बयान देना, अपने सहकलाकारों के बराबर भुगतान की इच्छा रखना। 26 फरगेट ने पहले मूर के नेतृत्व वाली फिल्म पैशन ऑफ माइंड पर अपना पहला प्रोडक्शन गिग काम किया था, जिसे 2000 में फ्रांस में शूट किया गया था। फरगेट ने एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया और प्रतियां बनाकर सुबह मूर को कॉफी लाकर देती थी। 26 डेमी मूर ने एलिजाबेथ की भूमिका पर विचार करने के लिए 6 बैठकों के दौरान फरगेट से मुलाकात की, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या भूमिका उपयुक्त थी। दोनों ने 6 बैठकों के दौरान फिल्म पर चर्चा की। 62 फरगेट ने फिल्म के बारे में विस्तार से बताया। 63 फिल्म की व्यापक तैयारी, प्रोस्थेटिक्स, अल्प संसाधन, शूटिंग स्थान और नग्नता का स्तर, जो उन्हें लगा कि कहानी के लिए आधारभूत था। 54 मूर ने भूमिका की मेटा प्रकृति 20 को समझा, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वह किरदार है, क्योंकि एलिजाबेथ का कोई परिवार नहीं था। जैसा कि उन्होंने आगे बताया, उसने अपना पूरा जीवन अपने करियर को समर्पित कर दिया है, और जब वह छिन जाता है तो उसके पास क्या बचता है। हालांकि मूर ने किरदार के दर्द के साथ सहानुभूति जताई। 64 उसने पहचाना कि पात्र फरगेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और उन्हें खुद निर्देशक के लिए स्टैंड इन के रूप में देखा। एलिजाबेथ कोर्ली का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मार्गरेट की 90 के दशक की लड़की है, जिसके खिलाफ कोर्ली हमेशा खरी महसूस करती थी। 65 मूर ने बाद में अपनी भूमिका पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए कहा, मुझे जो पसंद आया वह यह है कि यह एक समृद्ध, जटिल, मांग वाली भूमिका थी जिसने मुझे वास्तव में अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का मौका दिया, और अंत में ऐसा महसूस हुआ कि मैंने न केवल एक अभिनेता के रूप में, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी खोज की और विकसित हुई। 66 मार्गरेट क्वाली ने सू की भूमिका की तैयारी के लिए महीनों तक वजन उठाया। मूर से बात करते समय फरगेट ने संभावित जोड़ियों के बारे में सोचा। बाद में जब वह मार्गरेट क्वाली से मिली तो उसे लगा कि उन दोनों में एक जैसी ऊर्जा है। फरगेट को यह भी पसंद आया कि क्वाली की पृष्ठभूमि एक नर्तकी के रूप में थी। 46 मूर के क्वाली के साथ पहले से अप्रत्यक्ष संबंध थे और उन्होंने सेंट एल्मो फायर में क्वाली की मां, एंडी मैकडॉवेल के साथ काम किया था और क्वाली मूर की बेटियों को जानती थी। 67 क्वाली, क्लेयर डेनिस की स्टार्स एट नून की शूटिंग के लिए पनामा में थीं, जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और एक ऐसे किरदार को निभाने की संभावना से आकर्षित हुईं जो वास्तव में उनसे बहुत दूर लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि यह विशेष होने वाला है। 57 तैयारी के दौरान फरगेट ने भूमिकाओं की शारीरिकता पर जोर दिया। दोनों अभिनेताओं के शरीर उनके प्रदर्शन के लिए केंद्रीय होंगे। क्वाली के लिए इसका मतलब सू के सेक्स सिंबल फिगर को हासिल करने के लिए महीनों तक वजन उठाना था। 20 61
क्वाली ने अपने अपार्टमेंट के चारों ओर घूमने, अपने किरदार का अभ्यास करने, अपने पति को डराने, अपने पति जैक एंटोनोफ का जिक्र करते हुए में बहुत समय बिताया। 68 सेट पर फरगेट ने द सबस्टेंस की आवाज के लिए संवाद पढ़ा ताकि एक अस्थायी ट्रैक प्रदान किया जा सके। एक लंबी कास्टिंग प्रक्रिया के बाद उन्होंने अमेरिकी अभिनेता यान बीन को आवाज देने के लिए पाया, जो पेरिस में रह रहे थे। फरगेट शैतान जैसी आकर्षक और शक्तिशाली गुणों वाली आवाज चाहते थे। रे लियोटा को मूल रूप से हार्वे के रूप में कास्ट किया गया था। 70 लेकिन मई 2022 में उनकी मृत्यु हो गई और फिल्मांकन के 3 महीने बाद उनकी जगह डेनिस क्वेड को ले लिया गया। 71 फिल्माने सिनेमेटोग्राफर बेंजामिन क्राकुन द्वारा सेट पर इस्तेमाल किया गया कैमरा। मुख्य फोटोग्राफी पूरी तरह से फ्रांस में हुई, जिसमें छायाकार बेंजामिन क्रैकुन और संगीतकार रेफ टी, दोनों यूनाइटेड किंगडम से, को छोड़कर सभी फ्रांसीसी फिल्म चालक दल थे। 18 स्टूडियो के दृश्यों को पेरिस के पास आइल डी फ्रांस के सीन सेंट रेनिस में एपिने स्टूडियो में फिल्माया गया था, ऐतिहासिक स्टूडियो जहां जीन कोक्ट्यू ने ब्यूटी एंड द बीस्ट की शूटिंग की थी। लॉस एंजिल्स के लिए दोहरीकरण करने वाले बाहरी दृश्यों को कोटे डीजूर में फिल्माया गया था। 18 जिसमें एंटिबेस में स्थान जैसे एंथिया थिएटर, जो एक अस्पताल के लिए दोहरीकरण किया गया था, और मैरीनेलैंड पार्किंग स्थल शामिल थे। 72 तार के पैरों को कांस में फिल्माया गया था। 73 अतिरिक्त दृश्यों के साथ नाइस। 74 72 व्यावहारिक प्रभाव कार्य के कारण फिल्म के व्यापक शूटिंग शेड्यूल को समायोजित करने के लिए फ्रांस का चयन किया गया था। साथ ही देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शंस TRIP के लिए 40% कर छूट भी एक प्रोत्साहन प्रदान करती है। 18 फ्रगेट ने प्रॉमिसिंग यंग वुमन पर उनके काम से प्रभावित होकर क्रैकुन को सिनेमेटोग्राफर के रूप में चुना। 75 उन्होंने त्वचा के टोन को सटीक रूप से पकड़ने के लिए मुख्य रूप से एलेक्सा एलेफ के साथ फिल्म की शूटिंग की। 40 और फिल्म में बड़ी संख्या में क्लोजअप को समायोजित करने के लिए विंटेज गोलाकार कैनन के 35 लेंस का इस्तेमाल किया। 76 अन्य लेंसों में इंजेन्यूक्स ऑप्टिमो जूम, लेट्स थालिया, कुक ऑप्टिक्स और एरी के मैक्रोज और बॉडी कैमरा के काम के लिए लेट्स M0.8 शामिल थे। 40 रेड वीरैप्टर और कोमोडो का भी इस्तेमाल किया गया। दृश्य प्रभावों के लिए रैप्टर, इसके उच्च रिजोल्यूशन 8 के सेंसर के साथ, और बॉडी और हेलमेट रिग के लिए कोमोडो। 40 फिल्म को जब भी संभव हुआ निरंतरता में शूट किया गया, जिसे क्रू ने अपने अंतिम महीने में लैब शूट दृष्टिकोण कहा। लैब शूट का उपयोग इंसर्ट शॉट्स को कैप्चर करने के लिए किया गया था। 77 जिसे आमतौर पर कम क्रू के साथ दूसरी यूनिट 78 को सौंपा जाता था। 42 सबसे अधिक समय लेने वाले प्रोस्थेटिक्स शॉट्स भी इसी समय अवधि के दौरान फिल्माए गए थे। 79 जिसमें इंजेक्शन के क्लोजअप और पीठ का खुला होना शामिल है। 80 फरगेट ने उत्पादन शुरू होने से पहले सभी प्रोस्थेटिक और जन्म खंडों की स्टोरी बोर्डिंग की, जिससे स्टोरी बोर्ड के भीतर आवश्यकतानुसार ऑनसेट समायोजन की अनुमति मिली। 81 फरगेट ने यहाँ तक कि अपने हाथ पर एक्टिवेटर का एक वास्तविक सिरिंज इंजेक्शन लगाने की भी कोशिश की। शॉट में डेमी मूर के लिए दोहरी भूमिका निभाई। 80 पूरे उत्पादन के दौरान क्रू का आकार काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। लैब शूट के लिए सिर्फ 6 सदस्य, 80 बाहरी दृश्यों के लिए 8 और स्टूडियो में जटिल व्यावहारिक प्रभाव दृश्यों के लिए 200 से अधिक। 18 क्राकुन ने शुरू में अनंत सुरंग अनुक्रम के लिए रोशनी की एक श्रृंखला के पीछे एक कैमरा छोड़ने के लिए एक सुरक्षा तार का उपयोग करने पर विचार किया। 40 अंततः उन्होंने एक सरल समाधान तैयार किया। LED ट्यूब लाइट से घिरे 2 क्षैतिज साइकिल टायर, एक अनंत सुरंग प्रभाव बनाने के लिए एक स्थिर कैमरे के चारों ओर एक ही गति से एक साथ घूमते हैं। 40-80 क्राचुन ने स्टूडियो के फर्श पर ड्रैगन के आकार में लगी आग को व्यावहारिक रूप से फिल्माया, इसे ऊपर से कैप्चर किया, फिर फुटेज को उस दृश्य में मिलाया गया जहां सू खिड़की से दिखाई देती है। 82 फिल्मांकन के 3 महीने बाद लियोटा की जगह डेनिस क्वेड को लाया गया। क्वेड के आने से सेट पर
ऊर्जा का संचार हुआ। डेमी मूर के साथ अपने लंच सीन के लिए क्वैड ने लगभग 2 किलोग्राम झींगा खाया। नोट 6। मार्गरेट क्वाली ने हल्के फुल्के अंदाज में द सबस्टेंस के लिए कोरियोग्राफी सीखने को एक बुरा सपना बताया और पेशेवर नर्तकियों के साथ प्रदर्शन करके अभिभूत हो गईं, जिन्होंने पहले से ही उन चालों को याद कर लिया था जिनमें वह नई थी। हालांकि एक बैले डांसर के रूप में प्रशिक्षित 85 उन्होंने समझाया कि वह विशिष्ट प्रकार की कामुकता खुद को मुझे उधार नहीं देती। 86 और वह इसे फिर कभी नहीं करेंगी। 87 क्वाली ने फरगेट की मौजूदगी में रिहर्सल शुरू की, लेकिन बाथरूम जाने और रोने के लिए सेट छोड़ दिया। फरगेट ने भी रिहर्सल छोड़ने का फैसला किया और बाद में क्वाली को एक निजी एक सबक मिला, जिससे उन्हें अपने होटल के कमरे में अभ्यास करने और आत्मविश्वास बनाने की अनुमति मिली, क्योंकि उन्हें घटनाओं की पूरी श्रृंखला से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कैनबिस और टकीला के संयोजन ने उसे वह साहस दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। 86 फिल्म की रिलीज के बाद एक लाइव प्रश्नोत्तर में क्वाली ने नृत्य प्रदर्शन करने में खुशी व्यक्त की, क्योंकि पिछले कई दृश्य धीमी गति वाले थे और न्यूनतम आंदोलन या अभिव्यक्ति की आवश्यकता थी, जिससे नृत्य अनुक्रम एक स्वागत योग्य बदलाव बन गया। 88 डेमी मूर ने कोर्ली फरगेट को बहुत ही दृश्य निर्देशक पाया, जिसका ध्यान प्रतीकात्मकता पर था। 89 जबकि मूर दृश्य के स्थान को स्थापित करने के लिए वाइड शॉट्स के साथ दृश्यों को शुरू करने के आदी थे, फरगेट ने इसके बजाय क्लोजअप के साथ शुरुआत की। मूर ने पाया कि फरगेट के लिए अभिनेता का हिस्सा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि वह कहाँ केंद्रित है। मूर ने इसे अच्छा या बुरा नहीं, यह बस अलग तरह का है के रूप में वर्णित किया। 90 फरगेट ने फिल्म में मूर की बॉडी लैंग्वेज की प्रशंसा की। 61 मूर ने एलिजाबेथ को सूक्ष्मताओं के माध्यम से व्यक्त करना चुना, जैसे कि उसकी आंखें और अन्य सरल भाव। 91 मूर ने झुकी हुई स्थिति में और तेज हरकतें करते समय खुद को चोटिल होने से बचाने के लिए जूम पर एक मूवमेंट कोच के साथ कुछ समय के लिए काम किया। 92 एक सप्ताह के ब्रेक के दौरान जब केवल क्वाली काम कर रहे थे, मूर को दाद हो गया और उत्पादन के दौरान उनका 20 पाउंड वजन कम हो गया। 20 शुरुआत में लॉस एंजल्स में 2 दिनों की बाहरी शूटिंग की योजना बनाई गई थी। हालांकि क्राकुन ने फिल्मांकन के दौरान तार के पैरों के परीक्षण शॉट्स को फिल्माने के बाद फरगेट को एहसास हुआ कि वह इन शॉट्स का उपयोग झांकी के रूप में कर सकती है और व्यापक बाहरी शॉट्स को खत्म कर सकती है। अंततः लॉस एंजल्स में वास्तव में फिल्म का एकमात्र हिस्सा कैनियन में स्थिर पृष्ठभूमि रोस्को डिजिटल द्वारा फोटो खिंचवाया गया था। 93 विशेष प्रभाव टीम ने लगभग 21,000 लीटर नोट 7 नकली खून और एक अग्निशामक नली का उपयोग किया। 99 चरमोत्कर्ष में दर्शकों पर खून छिड़के जाने के दृश्य एक ही बार में हासिल किए गए थे। 98 क्रैकुन खून की मात्रा से हैरान थे और उन्होंने कहा, कोर्ली ने एक समय कहा, मैं चाहती हूं कि दर्शकों पर खून छिड़कने वाली अग्निशामक गाड़ियां हों, और मैंने सोचा, ओह, शायद यह कहने का एक फ्रांसीसी तरीका है कि बहुत सारा खून बहने वाला है, लेकिन नहीं, वह वास्तव में दर्शकों के बीच थिएटर में खून से भरी एक नली चाहती थी और बहुत सारा खून बहने वाला था। जन्म के दृश्य के पॉइंट ऑफ व्यू शॉट के दौरान दर्पण का अनुकरण करने के लिए 2 समान बाथरूम सेट बनाए गए थे। क्वाली ने एक में अभिनय किया, जबकि क्रैकुन ने सिर पर कैमरा लगाकर दूसरे में उसकी हरकतों की नकल की। 40-80 मूर के फर्श पर लेटे होने और अपना सिर पीटने के दृश्य, जबकि कैमरा ऊपर उठता है, को पूरी तरह से कैमरे में शूट किया गया था और मानक ऊंचाई से 3 गुना ऊंचा शॉवर बनाकर हासिल किया गया था। 160 प्रोडक्शन द्वारा अपार्टमेंट सेट पर शूटिंग समाप्त करने के बाद इसे उसी स्थान पर थिएटर बनाने के लिए नष्ट कर दिया गया था, जिसे मूल रूप से अपार्टमेंट की राख पर बनाया गया था। फारगेट के अनुसार 82 शुरुआत में एक वास्तविक थिएटर में शूटिंग करने की योजना थी, जिसे पूरी तरह से नवीनीकृत किया जाना था। 108 लेकिन क्रू ने पाया कि वेन्यू
शुरू में खून के छोटे छोटे छींटों की शूटिंग के विचार का स्वागत करते हुए खून के प्रभावों की सीमा को महसूस करने पर आशंकित हो गया। जैसा कि एक निर्माता ने टिप्पणी की, ठीक है, मैं जेल में खत्म नहीं करना चाहता। हम एक वास्तविक थिएटर में शूटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इसे इस तरह से सुरक्षित कर सकें कि यह नष्ट न हो जाए। 82 डाक उत्पादन। फिल्म की एडिटिंग में 1.5 साल का समय लगा। 109 24 नॉइड स्टूडियो द्वारा विजुअल इफेक्ट्स को पूरा होने में 1 साल लगा। प्रीमियर से ठीक 3 दिन पहले पोस्ट प्रोडक्शन पूरा हुआ। 110 डबिंग सत्रों के दौरान क्रू ने प्रत्येक अभिनेता के कान में एक संशोधित माइक्रोफोन लगाया ताकि अभिनेता की आंतरिक आवाज को पकड़ा जा सके, जिसे बाद में चित्र के साथ सटीक रूप से सिंक किया जा सके। 111 जब क्राचुन के लिए प्रोजेक्ट किया गया तो फिल्म बहुत शार्प दिखाई दी, इसलिए इसे 2K तक घटा दिया गया और फिर सेट पर मिली कोमलता को बनाए रखने के लिए इसे 4K तक बढ़ा दिया गया। जब सू टीवी शो पर होती है तो फुटेज को शार्प लुक के लिए मूल प्री-प्रोसेस्ड 4K पर रखा जाता है। 40 बाथरूम के दरवाजे पर धमाका करते गोलम के लो एंगल शॉट के लिए मूर के प्रोस्थेटिक्स को पतले बॉडी डबल के प्रोस्थेटिक्स के साथ संयोजित करने के लिए VFX का उपयोग किया गया था। 112 संगीत। फिल्म के स्कोर की परिकल्पना ब्रिटिश निर्माता और संगीतकार रेफ्टी ने की थी। 113 जिन्हें विभिन्न कारकों के कारण स्कोरिंग प्रक्रिया के लिए देर से लाया गया था। 109 उन्हें उनके संगीत में इलेक्ट्रॉनिक तरह की हिंसा और खुरदरापन के लिए चुना गया था, साथ ही संवेदनशील, भावनात्मक टुकड़े बनाने की उनकी क्षमता के लिए भी। 109 समय की कमी और लंदन और फ्रांस के बीच की दूरी के कारण रेफ्टी और फारगेट ने जूम पर दूर से काम किया, पहली बार प्रीमियर में व्यक्तिगत रूप से मिले। 109 उस दृश्य के लिए जहां मॉन्स्ट्रो एलिसासु अपनी बालियां पहनती है, फिल्म वर्टिगो से द नाइटमेयर एंड डॉन का उपयोग करती है। 33 इसे शुरू में रेफ्टी के शामिल होने से पहले एक अस्थायी ट्रैक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फारगेट कुछ ऐसा चाहती थी जो राजकुमारी से संबंधित हो और जिसमें एक तरह की मिठास हो। 114 उसने शुरू में सिंड्रेला से विभिन्न शास्त्रीय टुकड़े और संगीत की कोशिश की, लेकिन परिणाम पसंद नहीं आया। 115 उसने महसूस किया कि द नाइटमेयर एंड डॉन एक मेटा स्तर पर काम करता है, जो स्टार सिस्टम के साथ इसके अर्थों को संदर्भित करता है। 116 रेफ्टी के फिल्म में शामिल होने के बाद उन्होंने दृश्य के लिए मूल संगीत बनाने की कोशिश की, लेकिन अंततः सहमत हुए कि अस्थायी ट्रैक बेहतर था। 117 फिल्म में दिखाए गए अतिरिक्त गानों में डीजे एंडोर का पंप इट अप, बेल्जियम के संगीतकार डेंजेल के गाने का रीमिक्स, एटा जेम्स का एट लास्ट स्वीटन वर्जन, एना वॉन हॉसवोल्फ का अगली एंड वेंजफुल और रिचर्ड स्ट्रॉस की टोन कविता अल्सोस प्राच चरथुस्त्र। 118 शामिल है, जो स्टेनली कुब्रिक की 2001 ए स्पेस ओडिसी में विशेष रूप से शामिल है। 33 118 फिल्म में पायरेट का फेड अवे, होली फक और लूसिया टेचेटी का लॉस्ट सोल, रोमेजर का एरोट्रॉनिक और यूसुफ चेबी और वैलेंटिन फेरोन फिल्म के सहसंपादक का वॉल स्ट्रीट, द पनिशमेंट सॉन्ग, मनोबा और एंडिंग ब्लास्ट भी शामिल है। डिजाइन और प्रभाव। फरगेट ने प्रोस्थेटिक्स और मेकअप का उपयोग करते हुए व्यावहारिक प्रभावों पर भरोसा किया, जो अंतिम फिल्म के 70 से 80% के लिए जिम्मेदार था। 119 सस्ते डिजिटल प्रभावों की ओर धक्का का विरोध किया। 18 उसने महसूस किया कि हिंसा के विषयों को व्यक्त करने के लिए व्यावहारिक प्रभावों का उपयोग महत्वपूर्ण था। 120 प्रभावों को पियरे ओलिवियर पर्सिन और उनकी कंपनी पॉप एफएक्स मॉन्ट्रियल सीनसेंट रेनिस में स्थित द्वारा बनाया गया था। 121 15 की एक टीम का नेतृत्व करते हुए 122 पर्सिन ने पॉप एफएक्स के स्टूडियो और दूसरे किराए के वर्कशॉप दोनों में काम की देखरेख की। 121 पर्सिन ने इस परियोजना के लिए 11 महीने समर्पित किए, जिसमें प्री प्रोडक्शन और शूटिंग शामिल थी। 43
उन्हें कार्यकारी निर्माता निकोलस रॉयर 122-18 की सिफारिश पर काम पर रखा गया था, जो फिल्म में लिफ्ट में आदमी के रूप में दिखाई देते हैं और पहले पर्सिन के साथ काम कर चुके हैं। शुरुआत में फारगेट ने डिजाइन बनाने के लिए दूसरी कंपनी को चुना था, लेकिन वे उनके काम से निराश थे। 43-121 इस बीच फरगेट ने हमेशा फिल्म को एक राक्षस के साथ समाप्त होते हुए देखा था, जिसे उन्होंने पुरुष अपेक्षाओं का पिकासो कहा था। 98 पर्सिन ने स्क्रिप्ट पढ़ी, एक बोली लगाई और एक अन्य परियोजना पर काम करते हुए कुछ रातों में चरमोत्कर्ष पर प्राणी मॉन्स्ट्रो एलिसासु नोट 8 के लिए अपने डिजाइन का एक छोटा प्लास्टिसिन 79 मॉडल तैयार किया। 43 स्क्रिप्ट में मॉन्स्ट्रो एलिसासु को शिथिल रूप से रेखांकित किया गया था, केवल एलिजाबेथ के चेहरे को उसकी पीठ पर स्थित होने के रूप में वर्णित किया गया था। 122 पर्सिन का उद्देश्य मॉन्स्ट्रो को कुछ विनम्रता, सुंदरता 121 देना और सू जैसा दिखना था। 124 फारगेट उसके विकल्पों से प्रभावित हुए, जैसे कि झुका हुआ सिर, पीछे की ओर मुख वाला हाथ और स्तनों का समावेश, और उसे यह पद देने की पेशकश की। 43 फारगेट और पर्सिन ने बाद में मॉन्स्ट्रो के डिजाइन को निखारने में 1 महीना बिताया। 43-125 पर्सिन ने बाद में एक अन्य स्व का जन्म। निर्माण के आरंभ में अभिनेत्रियों से जीवन कास्ट या स्कैन के बिना 43 पर्सिन ने पीछे के उद्घाटन का 30 सेंटीमीटर 130 मॉकेट बनाया और फिल्माया, जिसे फारगेट को उसकी स्वीकृति के लिए भेजा गया। 43 इससे उन्हें अभिनेता के माप न होने के बावजूद मुख्य दृश्य पर काम शुरू करने की अनुमति मिली। 131 पर्सिन ने शुरू में माना था कि बाथरूम में प्रोस्थेटिक डिजाइन को मूडी लाइटिंग द्वारा दृष्टिगत रूप से बढ़ाया जाएगा, द हॉलिंग 79 या डारियो अर्जेंटो की फिल्मों के समान। 122 हालांकि उन्हें पता चला कि यह मामला नहीं था, जैसा कि उन्होंने समझाया। सबसे पहले मैंने कोर्ली से पूछा, मैंने कहा, बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में बहुत सी चीजें होती है, क्या हम कुछ अच्छा सा डार्क और छायादार बनाने जा रहे हैं, और थोड़ा सा सिलिकॉन और वह सब छिपाने के लिए। और वह ऐसी थी। हाँ, हाथ उज्ज्वल सफेद टाइलों पर काटे। 131 जन्म देने वाले दृश्य के लिए पर्सिन ने बॉडी डबल्स पर प्रोस्थेटिक्स के संयोजन का इस्तेमाल किया। 124 साथ ही कठपुतली 22 दो चेहरेहीन 132 हाइपरयथार्थवादी सिलिकॉन डमी का उपयोग किया, जिसे बनाने में 1 से 1.5 महीने लगे। 133 पूरे क्रम को व्यावहारिक प्रभावों के साथ शूट किया गया था, आंख के फटने के क्लोज अप को छोड़कर। 80 पीठ के फटने के शॉट्स एक उठाए गए सेट पर डमी के साथ प्राप्त किए गए थे, जिसे नीचे 5 से 6 कठपुतली कलाकारों द्वारा संचालित किया गया था, जबकि फारगेट ने सेट के नीचे या पास से निर्देशन किया था। 43 पीठ की सिलाई के लिए पर्सिन ने एक डमी और एक प्रोस्थेटिक के बीच बारी बारी से अभिनेत्रियों की त्वचा पर सीधे आवेदन किया। 134 त्वचा की वास्तविकता पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया गया। छिद्रों और सेल्यूलाइट को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था, जबकि विभिन्न रंगों की परतें लाल, पीले, हरे, नीले और गेरू को पॉइंटिलिस्ट विधि में लागू किया गया था, क्योंकि कोई भी एकल पेंट रंग प्राकृतिक त्वचा टोन की नकल नहीं कर सकता है। पर्सिन के अनुसार 135 एक चुनौती त्वचा को बहुत अधिक रबरयुक्त या बहुत अधिक लोचदार रूप देने से बचना था, इसलिए टीम ने नरम सामग्री के साथ एक प्रोस्थेटिक डिजाइन किया, लेकिन त्वचा के माध्यम से सुई बुनाई को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए कठोर घाव वाले किनारे रियर के निशान की तरह प्रोस्थेटिक्स को मूर 2 स्टंट डबल्स और 2 बॉडी डबल्स पर लगाया गया था। 134 अपने नग्न दृश्यों के लिए मार्गरेट क्वाली ने सुंदरता की एक आदर्श छवि को चित्रित करने के लिए कृत्रिम स्तन पहने, जो जेसिका रैबिट की याद दिलाता है। क्वाली ने मजाकिया अंदाज में इस प्रक्रिया को समझाया, दुर्भाग्य से कोई जादुई स्तन औषधि नहीं है, इसलिए हमें उन्हें गोंद से चिपकाना पड़ा। उन्होंने मुझे जीवन भर का स्तन दिया, बस मेरे जीवन भर का नहीं। 86 अंगुली
परसिन का पहला प्रोजेक्ट उंगली के कृत्रिम अंग से शुरू हुआ। हालांकि जब उन्होंने किसी पर उंगली के कृत्रिम अंग का परीक्षण किया तो यह बेवकूफ़ी भरा लगा और मिकी माउस जैसा लगा। 134 इसे ठीक करने में 1 महीने का समय लगा। 134 और जब तक उंगली संतुलित दिखने के परसिन के वांछित मानक को पूरा नहीं कर लेती, तब तक अन्य कृत्रिम अंगों के विकास को अस्थायी रूप से रोक दिया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह प्राकृतिक लोगों की तुलना में भारी नहीं लगेगा। 125 इसे प्राप्त करने के लिए बेहद पतले कृत्रिम अंग बनाने की आवश्यकता थी और कुल मिलाकर सभी कृत्रिम अंगों को 2 बार फिर से डिजाइन किया गया। 125 फरगेट ने संवादरहित दृश्य का वर्णन किया जहां मूर आईने के सामने अपना मेकअप हटाती है, जिसे फिल्म का सबसे चुनौतीपूर्ण दृश्य बताया। 136 फरगेट शूटिंग के दिन तनाव में थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह फिल्म का भावनात्मक दिल बना रही है, जहां प्रदर्शन, लय और प्रकाश व्यवस्था एकदम सही होनी चाहिए। 136 फरगेट को लगा कि अगर मूर और क्रू इसे कर सकते हैं, तो यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगा। 136 11वें टेक के बाद गिलोन ने दाने को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। मैंने रिमूवर पैड लिया और मैंने सब कुछ दबा दिया और मैंने कहा, मैंने सब कुछ हटा दिया, बस हो गया। आपके पास पहले से ही 11 है। आप और नहीं कर सकते क्योंकि कल उसका चेहरा लाल हो जाएगा। आमतौर पर आप ऐसा नहीं करते, लेकिन यह बहुत ज्यादा था क्योंकि यह उसकी त्वचा पर बहुत कठोर था। 121 रेक्विम परसिन ने रिक्वीम स्टेज के लिए 5 से 6 घंटे के प्रोस्थेटिक आवेदन के दौरान मूर की व्यावसायिकता की प्रशंसा की, इसे 6 घंटे तक दंत चिकित्सक के पास जाने के समान बताया। 121 क्रू इस बात से प्रभावित था कि मूर ने एक दृश्य के दौरान अगले दिन फिल्मांकन स्थगित करने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि इसे जारी रखना मेकअप टीम का अपमान होगा, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स पहले के शॉट से खराब हो गए थे। 121 मूर की एक आंख में आंशिक रूप से अंधी होने के कारण उसने मेकअप टीम से आंख के आसपास बहुत करीब से काम करने से बचने का अनुरोध किया। 122 परसिन ने माना कि मेकअप के प्रभाव को डिजिटल रूप से और भी बदला जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि यह मामला नहीं था। 122 अधिकांश रिक्विम अनुक्रम सीधे त्वचा से चिपके हुए प्रोस्थेटिक्स पर निर्भर थे, जबकि कुछ शॉट, जैसे कि शॉवर में एलिजाबेथ का पैर या उसका फंसा हुआ घुटना, नकली शरीर के अंग थे। 43 पारभासी त्वचा के रूप को प्राप्त करने के लिए टीम ने पतले, कृत्रिम उपकरणों का इस्तेमाल किया जो नसों और हड्डियों को दिखाने की अनुमति देते थे। गोलम मूर के गोलम में परिवर्तन में सिलिकॉन प्रोस्थेटिक्स को सीधे उसके शरीर पर चिपकाया गया था, जिसमें त्वचा के नीचे नसों की नकल करने के लिए सिलिकॉन में लाल और नीले ऊन को लगाया गया था। 43 131 परसिन ने सिलिकॉन को इसकी पारदर्शिता के लिए और एलिजाबेथ के गिरने सहित एक्शन के दृश्यों के दौरान अप्राकृतिक छुरियों को रोकने के लिए चुना। 131 जब एलिजाबेथ दालान से भागती है, तो परसिन ने एक पतले अभिनेता से अनुरोध किया कि वह गोलम की मकड़ी जैसी उपस्थिति बनाने के लिए एडिटिव प्रोस्थेटिक्स को रणनीतिक रूप से लागू करे। 43 131 दर्पण को तोड़ने वाले दृश्य के लिए यथार्थवादी रक्तस्राव करने में सक्षम एक परिष्कृत नकली सिर बनाया गया था। 134 क्वाली ने नकली सिर को दर्पण पर पटक दिया, जबकि मूर ने बाद में बिना सिर को तोड़े ही कार्रवाई को फिर से बनाया। दृश्य प्रभाव टीम ने सिर पर दर्पण के प्रभाव और मूर की प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए 2 शॉट्स को सहजता से मिश्रित किया। 134 मॉन्स्ट्रो एलिसासु मॉन्स्ट्रो एलिसासु के लिए चेहरे का कृत्रिम अंग और लेटेक्स सूट। सिर थोड़ा सा मादा एलिफेंट मैन जैसा है। यही कोली चाहती थी। डेविड लिंच की फिल्म द एलिफेंट मैन की संवेदनशीलता। हमने मॉन्स्ट्रो को सभी स्तनों के साथ डिजाइन करने और सब कुछ संतुलित करने की कोशिश में बहुत समय बिताया। क्या वह काफी मोटी है? कितने स्तन? शायद हमें यहाँ एक जबड़ा जोड़ना चाहिए। शायद हम रीढ़ की हड्डी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कहानी में शुरू से ही बहुत सारी रीढ़ की हड्डी है।
125 पियरे ओलिवियर परसिन। पिछले परिवर्तनों पर असहमति के बावजूद मोंस्ट्रो के लिए परसिन और फारगेट सिंक में थे। 134 चूंकि समय की कमी थी, परसिन ने यूके स्थित इगोर स्टूडियो के डेव और लू एलसी को मोंस्ट्रो निर्माण का उपठेका दिया। 43 131 137 चरमोत्कर्ष में कुल 5 सिर, एक गुहा के साथ एक विशेष सिर शामिल है जो एक गर्भनाल से जुड़े स्तन को जन्म देने के लिए खुलता है। 2 पूर्ण बॉडी सूट, 2 आंशिक बॉडी सूट और मूर के सिर का एक सांचा शामिल है। 98 सूट पूरी तरह से व्यावहारिक था, मूर के चीखने वाले चेहरे के अपवाद के साथ, जिसे डिजिटल प्रभावों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था। 99 मूर के चेहरे के फोटोग्रामेट्री स्कैन का उपयोग करके। 122 परसिन ने फ्रांसीसी मूर्तिकार निकी डे सेंट फाले से प्रेरणा ली, जो अपनी जीवंत और सुडौल आकृतियों, विशेष रूप से महिला नर्तकियों के चित्रण के लिए जानी जाती है। 121 कलाकार फर्नांडो बोटेरो, जिनकी मूर्तियों में अक्सर अतिरंजित अनुपात वाली महिलाएं होती है, ने भी एक कलात्मक संदर्भ के रूप में काम किया। 98 परसिन डेविड क्रोनबर्ग की द फ्लाई से भी प्रभावित थीं। 124 प्री प्रोडक्शन के दौरान परसिन ने क्वाली को सूट पहनाने के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रोस्थेटिक्स के माध्यम से केवल उनकी आंख ही दिखाई देगी। 125 फरगेट ने क्वाली के प्रदर्शन के महत्व को पहचानते हुए क्लोजअप शॉट्स के लिए सूट में क्वाली को लाने पर जोर दिया। परसिन ने बाद में स्वीकार किया कि क्वाली की उपस्थिति और प्रदर्शन अंतिम फिल्म में आवश्यक और स्पष्ट रूप से प्रभावशाली थे। 121 क्वाली ने बाद में प्रोस्थेटिक्स पहनने को यातना के रूप में वर्णित किया और कहा, मेरे पास प्रोस्थेटिक कलाकारों की एक शानदार टीम थी जिन्होंने इसे मुझ पर लगाया और इसे मुझसे हटा दिया और मुझे दिन भर काम करने में मदद की, जिससे मैं कई बार हंसा जबकि मैं घबराहट के कगार पर था। 100 मेरी समस्या यह थी कि जब मैं राक्षस पोशाक पहने हुए था तो मुझे रोना पड़ता था। एक निश्चित बिंदु पर आप बस तैर रहे होते हैं, आपके प्रोस्थेटिक्स के अंदर आंसू और बलगम की एक परत होती है और वे बस इसे फिर से चिपकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। 138 क्वाली के लिए प्रोस्थेटिक्स लगाने में 6 घंटे लगे। 98 और इसे 8 दिनों के दौरान फिल्माया गया। 20 सूट को एक कूलिंग वेस्ट के साथ भी डिजाइन किया गया था, जो रेसकार ड्राइवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेस्ट के समान था। 119 फरगेट ने मॉन्स्ट्रो के दृष्टिकोण से रक्त के छिड़काव को दिखाने वाले शॉट्स के लिए व्यक्तिगत रूप से मॉन्स्ट्रो सूट पहना। उसने सूट पहने हुए, बिना हेडपीस के, खुद ही कैमरा पकड़ रखा था क्योंकि उसका हाथ रक्त रिग के अंदर था। 125 परसिन ने ब्रेस्ट पपेट को संचालित करने के लिए भी सूट पहना था, जिसके लिए कम से कम 10 से 15 टेक की आवश्यकता थी और लंबे समय तक अपने सिर के ऊपर रखने से उसका हाथ सुन्न हो गया था। 43 लगातार खून के छिड़काव से लेटेक्स गुलाबी हो गया क्योंकि यह जल्दी से संतृप्त हो गया। सूट को हर दिन फिर से रंगने, फिर से सिलने और सुखाने की आवश्यकता होती थी। स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए चालक दल हर रात सूट के अंदर वोदका छिड़कता था। 124 अंतिम थिएटर दृश्य में स्टंट कलाकार सूट से गतिशीलता की कमी के कारण डोली पर था। जब रक्त रिग का पहली बार परीक्षण किया गया तो स्टंट कलाकार फिल्म के अंत में दिखाए गए लंबे रक्त से लथपथ गलियारे में पीछे की ओर लुढ़क गया। 99 द ब्लॉब मूर के चेहरे को दर्शाने वाली द ब्लॉब के साथ फिल्म को समाप्त करते हुए फारगेट उसके चेहरे के भावों को संरक्षित करना चाहते थे। परसिन और उनकी टीम ने दृश्य के लिए कठपुतली ब्लॉब का निर्माण किया और उसे मैन्युअल रूप से संचालित किया, जिसे दृश्य प्रभावों के साथ मूर के चेहरे पर ओवरले किया गया था। 125 शूटिंग शेड्यूल में इसे ग्रेमलिन 121 के रूप में भी संदर्भित किया गया था, जो ग्रेमलिन्स के अंत में स्ट्राइप के पिघलने का संकेत था। लोचनात्मक प्रतिक्रिया डेमी मूर के अभिनय की प्रशंसा की गई तथा आलोचकों ने इसे अभिनेत्री के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 332 आलोचकों की 90% समीक्षाएं सकारात्मक है,
जिनकी औसत रेटिंग 8.1/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, बेहद घटिया, बेहद चतुराईपूर्ण और संभवतः डेमी मूर का सबसे बेहतरीन समय। द सबस्टेंस लेखक निर्देशक कोर्ली फारगेट की एक अचंभित करने वाली उपलब्धि है। 167 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 57 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 78 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 168 एलोसिने पर फ्रांसीसी आलोचकों की 39 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 5 में से 3.6 की औसत रेटिंग मिली। 169 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टरट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 80% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया। 5 में से 4 सितारों के औसत सहित 75% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी सिफारिश करेंगे। 2 द गार्जियन में पीटर ब्रैडशॉ की 4 सितारा समीक्षा ने इसे एक हंसमुख मूर्खतापूर्ण और अत्यधिक भोगवादी गोंजो बॉडी हॉरर कॉमेडी कहा। 170 इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने फिल्म को ए ग्रेड दिया, इसे एक महाकाव्य साहसी बॉडी हॉरर मास्टरपीस, एक त्वरित क्लासिक, वर्ष का सबसे बीमार मनोरंजक नाटकीय अनुभव कहा। 171 बीबीसी के निकोलस बार्बर ने मूर के प्रदर्शन को अलग करते हुए फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए। दशकों में अपनी सर्वश्रेष्ठ बड़ी स्क्रीन भूमिका में डेमी मूर अपनी सार्वजनिक छवि की पैरोडी करने में निडर है। 7 टाइम आउट में फिल डे सेमलिन की 5 सितारा समीक्षा कहती है कि यह मूर है जो सब कुछ एक साथ जोड़ती है, एक घमंडमुक्त प्रदर्शन में पूरी तरह से इसाबेल अज्जानी इन पोजेशन बन जाती है, जो चोटिल अहंकार, भयावहता और भेद्यता से भरी होती है। 172 ओवेन ग्लीबरमैन ने वैरायटी में फिल्म के निर्देशक की प्रशंसा की। कोर्ली फरगेट ने डॉ. जेकेल और मिस्टर हाइड और शोगर्ल्स के एक अजीबोगरीब मजेदार, कैथार्टिक रूप से विचित्र संलयन में एक ग्रिंडहाउस कुब्रिक की प्रतिभा के साथ काम किया है। 173 वोग में राधिका सेठ ने इसे फिल्म निर्माण का एक साहसिक टुकड़ा, क्रोइसेट पर अब तक की सबसे रोमांचक रिलीज कहा और कहा कि यह उनकी पाल्मे डियोर जीतने के लिए वर्तमान पसंद थी। 174 डेडलाइन में डेमन वाइज ने कहा कि यह एक उग्र, स्वप्निल हॉरर थ्रिलर है जो रक्त, हिम्मत और अन्यथा अपरिभाषित विसरा की एक उन्मादी सिम्फनी में समाप्त होती है। 175 एल पैस के जेवियर ओकाना ने लिखा कि फिल्म इतनी महान नहीं है, आंशिक रूप से क्योंकि सूक्ष्मता फरगेट का सबसे बड़ा गुण नहीं है, लेकिन ज्यादातर इसलिए क्योंकि पहले 45 मिनट जॉन फ्रैंकनहाइमर की बेहतर सेकंड्स की एक गुप्त रीमेक की तरह लगते हैं। 176 विषय वस्तु द गार्जियन की वेंडी आइड ने वृद्ध महिलाओं के नारीवादी दृष्टिकोण के लिए द सबस्टेंस की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि कैरी या रोजमेरीज बेबी जैसी अन्य महिला प्रधान हॉरर फिल्में मासिक धर्म और प्रसव के विषयों पर कैसे केंद्रित है। उन्होंने लिखा कि इसके विपरीत द सबस्टेंस न केवल महिलाओं के शरीर पर एक महिला दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, बल्कि यह भी तर्क देती है कि प्रजनन क्षमता एक धुंधली याद बन जाने के बाद ही चीजें सही मायने में गड़बड़ होने लगती है। 5 न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचक एलिसा विल्किंसन ने व्यंग्यात्मक रूप से अतिरंजित कैमरा एंगल और शॉट्स पर ध्यान दिया, जिसमें महिला पात्रों को इस तरह से दर्शाया गया है जो ज्यादातर पोर्न की याद दिलाता है। उन्होंने लिखा, अंत में यही वह काम है जो द सबस्टेंस सबसे बढ़िया तरीके से करता है, न केवल हमें महिला सौंदर्य के बेतुके मानकों और सेलिब्रिटी की विनाशकारी शक्ति के बारे में याद दिलाता है, बल्कि हमें आईने में वापस दिखाता है। सबसे तीखी आलोचना शरीर के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हमने उन शरीरों को देखने के लिए खुद को कैसे प्रशिक्षित किया है और इसका हमारे खुद पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिल्म उचित रूप से एक आईना है और हमारी बेचैनी हमारे अपने छिपे हुए पूर्वाग्रहों और खुद के बारे में डर को उजागर करती है। बूढ़ा होना, मशहूर होना, देखा जाना, प्यार किया जाना, किसी छोटे और हॉट व्यक्ति द्वारा हड़प लिया जाना, यह सब यहाँ है।
आपको यह याद दिलाने के लिए आईने से बेहतर कुछ नहीं है कि नीचे क्या छिपा है। 6. वल्चर की एलिसन विल्मोर ने कहा कि फिल्म का सबसे मजबूत विषय नशे की लत के खतरों के बारे में है। इसकी तुलना उन्होंने रेक्विम फॉर ए ड्रीम से की। 177. कई आलोचकों ने ऑस्कर वाइल्ड के 1890 के उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के साथ फिल्म की समानताओं पर ध्यान दिया है। मुक्त करना। द सबस्टेंस को 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था, जहां इसका विश्व प्रीमियर 19 मई 2024 को हुआ था। 139. 140. फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिलान। 141. 142. 143. वर्किंग टाइटल की मूल कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स, जिसने मूल रूप से वर्किंग टाइटल फिल्म्स के साथ एक सौदे के माध्यम से वितरक के रूप में हस्ताक्षर किए थे। 11. परियोजना से दूर हो गई, लेकिन फिल्म के क्रेडिट में कॉपीराइट धारक के रूप में श्रेय दिया जाता रहा। कई स्रोतों ने हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया कि स्टूडियो फिल्म को रिलीज करने की संभावना को लेकर चिंतित था। 22. 144. फरगेट के अनुसार फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक विवादास्पद टेस्ट स्क्रीनिंग भी शामिल थी, जिसमें यूनिवर्सल के 2 अनाम पुरुष अधिकारी और 1 अनाम महिला प्रतिनिधि शामिल हुए थे। एक पुरुष अधिकारी ने फिल्म का कड़ा विरोध किया और एक रीकट पर जोर दिया, एक मांग जिसे फरगेट के अनुबंधित अंतिम कट विशेषाधिकार के कारण अव्यवहारिक माना गया। गतिरोध को भांपते हुए उन्होंने फिल्म को यूनिवर्सल के वितरण से हटाने का फैसला किया। कांस में अपनी शुरुआत से पहले मूवी ने $12.5 मिलियन में फिल्म के विश्वव्यापी अधिकार हासिल कर लिए। 2 उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लैटिन अमेरिका, बेनेलक्स के साथ साथ तुर्की और भारत के लिए अधिकारों को रखने के साथ इसे उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लैटिन अमेरिका, बेनेलक्स में वितरित करने की योजना बना रही है, जिसमें दुनिया भर में बिक्री को संभालने वाली इसकी बिक्री कंपनी की सहायक कंपनी द मैच फैक्ट्री है। 145. द सबस्टांस 20 सितंबर 2024 को यूएस, यूके, लैटिन अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और नीदरलैंड के सिनेमाघरों में खुली। 146. साथ ही 11 अक्टूबर 2024 को स्पेन में भी। 147. मेट्रोपॉलिटन फिल्म एक्सपोर्ट ने द मैच फैक्ट्री से फ्रांसीसी वितरण अधिकार हासिल किए। 148, 149 और 6 नवंबर 2024 को फिल्म रिलीज की। 150. द सबस्टेंस के लिए विज्ञापन और फिल्म वितरण लागत दुनिया भर में $20 मिलियन से कम थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल अंकों में थी। 151. मार्केटिंग में चिकन बोन और चमकदार हॉट पिंक एक्सरसाइज लियोटार्ड जैसी अवांटगार्डे इमेजरी का इस्तेमाल किया गया था और इसकी देखरेख फरगेट ने की थी। मूर का एकमात्र निशान एक शीट थी जिसमें उनकी पीठ सिली हुई दिखाई दे रही थी। इस अपरंपरागत दृष्टिकोण के बावजूद फिल्म सोशल मीडिया पर फैल गई। डेमी मूर के पोस्ट उनके 15 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचे और रिलिशमिक्स द्वारा अनुमानित रूप से विभिन्न प्लेटफार्मों पर कुल 45 मिलियन की ऑनलाइन पहुंच में योगदान दिया, जिसमें टिकटॉक पर 7.6 मिलियन व्यूज, इंस्टाग्राम पर 10.8 मिलियन और अन्य प्रशंसक निर्मित सामग्री के लिए लाखों व्यूज शामिल है। 151. होम मीडिया। द सबस्टेंस को 31 अक्टूबर 2024 को चुनिंदा बाजारों में मूवी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और वीओडी पर रिलीज किया गया था। 152, 153 यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम में 1 जुलाई 2025 को डीवीडी और ब्लूरे पर, 154 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 जनवरी 2025 को 4K डीवीडी और ब्लूरे पर रिलीज होने वाली है। 155, 156 फिल्म का मूल स्कोर वैक्सवर्क रिकॉर्ड्स द्वारा एक्टिवेटर फ्लोरोसेंट ग्रीन रंगीन विनाइल में रिलीज किया जाना है। 157 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। द सबस्टेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $16.4 मिलियन से अधिक और अन्य क्षेत्रों में $40 मिलियन से अधिक की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में
कुल 56.5 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है। 158, 159, कुछ स्रोतों ने दावा किया है कि कमाई 65 से 70 मिलियन डॉलर से अधिक है। 160, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द सबस्टांस को ट्रांसफॉर्मर्स 1 और नेवर लेट गो के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 1949 सिनेमाघरों से लगभग 3 मिलियन डॉलर की कमाई होने का अनुमान था। 161, फिल्म ने अपने पहले दिन 1.3 मिलियन डॉलर कमाए, जिसमें बुधवार और गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $5,12,000 शामिल थे। 2, यह बॉक्स ऑफिस पर छठे स्थान पर रहते हुए 3.2 मिलियन डॉलर से शुरू हुई। 162, 163, फिल्म ने अगले सप्ताहांत में केवल 39% की गिरावट दर्ज की, जिसने 1.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 164, यह फिल्म प्रिसिला 2023 की $10 मिलियन की कमाई को पार करते हुए मूवी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 164, 165, इसके अलावा पीवीओडी रिलीज के अपने पहले सप्ताह में यह आईट्यून्स पर 3 और फैंडेंगो एट होम पर 6 स्थान पर रही। अभिनय 2017 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में क्वाली पहली बार 2013 में जिया कोपोला की फिल्म पालो ऑल्टो में एक छोटी सी भूमिका निभाते हुए पर्दे पर दिखाई दी। 24, क्वाली को यह हिस्सा इसलिए मिला क्योंकि वह अपने तत्कालीन प्रेमी नैट वोल्फ से मिलने सेट पर गई हुई थीं। 25, 26 जून 2013 में उन्हें एचबीओ टेलीविजन श्रृंखला द लेफ्टओवर 27 में एक नियमित श्रृंखला के रूप में लिया गया और उन्होंने क्रमशः 2015 और 2017 में ड्रामा सीरीज के दूसरे और तीसरे सीजन के लिए जिल गर्वे के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 28, 2015 में क्वाली अमेरिकी फैशन लेबल टोरी बर्च की लघु प्रचार फिल्म एल अमेरिकन में दिखाई दी। 29, 2016 में क्वाली केंजो वर्ल्ड के लिए स्पाइक जोनस द्वारा निर्देशित विज्ञापन में केंद्रीय चरित्र के रूप में दिखाई। 30, रयान हेफिंगटन द्वारा कोरियोग्राफ किए गए क्वाली ने शास्त्रीय बैले में अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके नृत्य दिनचर्या में बहुत सुधार किया। 31, वह अगली बार शेन ब्लैक की 2016 की कॉमेडी द नाइस गाइज में रयान गोसलिंग और रसेल क्रो अभिनीत दिखाई दी। 32, अप्रैल 2016 में क्वाली को शॉन क्रिस्टेंसन की द वेनिशिंग ऑफ सिडनी हॉल के कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई थी। 33, इस फिल्म का प्रीमियर 2017 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी एक और फिल्म नोविशिएट के साथ हुआ था। 34, नोविशिएट में क्वाली ने सिस्टर कैथलीन के रूप में अभिनय किया, जो एक युवा महिला है जो नन बनने के लिए प्रशिक्षण लेते समय अपने विश्वास पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। 35, फिल्म 27 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी। 36, उसी वर्ष क्वाली ने एडम विंगार्ड द्वारा निर्देशित डेथ नोट में अभिनय किया। 37, वह अपनी बहन रेनी के साथ सोको के 2017 एकल स्वीट साउंड ऑफ इग्नोरेंस के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 38, 2018 में क्वाली टिम सटन द्वारा निर्देशित और जेमी बेल और फ्रैंक ग्रिलो द्वारा सहअभिनीत डॉनीब्रुक में दिखाई दिए। फिल्म का प्रीमियर 2018 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 39, 2019 में क्वाली ने नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन फिल्म आयो में अभिनय किया। 40, इसके अलावा 2019 में क्वाली ने रशीद जॉनसन की नेटिव सन के एचबीओ रूपांतरण में मैरी डाल्टन की भूमिका निभाई। 41, उन्होंने एफएक्स मिनीसीरीज फॉसे वेर्डन में अभिनेत्री और नर्तकी एन रिंकिंग का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें लिमिटेड सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 42, 43 और मूवी मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड। वह क्वेंटिन टारनटिनो की पीरियड कॉमेडी ड्रामा फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड 2019 में मैनसन फैमिली के एक सदस्य पुसीकैट की भूमिका में दिखाई दी। उन्होंने क्रिस्टन स्टीवर्ट और जैक ओकॉनेल के साथ सेबर्ग 2019 में भी अभिनय किया। बेनेडिक्ट एंड्रयूज द्वारा निर्देशित। 45,
29 मई 2019 को यह पता चला कि क्वाली हिदेओ कोजिमा के प्लेस्टेशन 4 गेम डेथ स्ट्रैंडिंग में मामा का किरदार निभाएंगी। उन्होंने गेम में मामा की जुड़वां बहन लौकने का किरदार भी निभाया। 2020 में क्वाली ने ओलिविया वाइल्ड द्वारा निर्देशित एक लघु फिल्म वेक अप में अभिनय किया 46 और फीचर माई सालिंगर ईयर में सिगोर्नी वीवर के साथ और फिलिप फालाडो द्वारा निर्देशित, जिसका विश्व प्रीमियर फरवरी 2020 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 47-48 2021 में क्वाली ने नेटफ्लिक्स के लिए स्टेफनी लैंड के संस्मरण पर आधारित मिनी सीरीज मेड में अभिनय किया। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और मिनी सीरीज या टेलीविजन मूवी में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 49-2022 में उन्होंने क्लेयर डेनिस की स्टार्स 8 नून में जो अल्विन के साथ अभिनय किया। 50-51 2024 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्वाली। 2023 में क्वाली ने क्रिस्टोफर एबॉट के साथ कामुक थ्रिलर सेंक्चुअरी का कार्यकारी निर्माण और अभिनय किया। 52 उसी वर्ष वह निर्देशक योर्गोस लैंथिमोस की अत्यथार्थवादी फंतासी फिल्म पुअर थिंग्स में एम्मा स्टोन और मार्क रफालो के साथ दिखाई दी। 53 2024 में क्वाली और गेराल्डिन विश्वनाथन ने निर्देशक एथन कोएन की कॉमेडी रोड फिल्म ड्राइव अवे डॉल्स में अभिनय किया। 54 वह लैंथिमोस और स्टोन के साथ काइंड्स ऑफ काइंडनेस में फिर से लौटीं, 3 अलग अलग कहानियों में 4 अलग-अलग किरदार निभाए। फिल्म का प्रीमियर 77वें कान फिल्म समारोह में हुआ। 55 वह अगली बार एथन कोएन की आगामी जासूसी कॉमेडी फिल्म हनी डोंट में ऑब्रे प्लाजा और क्रिस इवांस के साथ और जॉन पैटन फोर्ड की आगामी ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर हंटिंगटन में ग्लेन पॉवेल के साथ अभिनय करेंगी। फिल्म निर्माण शैली और प्रभाव। फरगेट अविश्वास के निलंबन से मोहित है और शक्तिशाली तरीके से कुछ सरल व्यक्त करने के लिए कल्पना और प्रतीकों का उपयोग करने का प्रशंसक है। 11 वह उन फिल्मों से मोहित है जो अपनी खुद की दुनिया बनाने में सक्षम है और वास्तविकता के दायरे से बाहर मौजूद रहने का प्रबंधन करती है। इसके उदाहरण के रूप में किल बिल और रेम्बो जैसी बदला लेने वाली फिल्मों का हवाला देती है। 11 ग्राफिक या खून खराबे से भरी फिल्में बनाने में फरगेट ने पाया कि हिंसक दृश्यों को हास्य के साथ संतुलित करने से हिंसा अधिक सहनीय हो जाती है। 20 फरगेट का मानना है कि जो फिल्में खुद को श्रद्धांजलि और संदर्भों से भर देती है, वे दर्शकों को फिल्म से पहचान बनाने से दूर कर सकती है। 7 वह इस अलगाव को दूसरी डिग्री के क्षण के रूप में वर्णित करती है और अत्यधिक संदर्भों से दूर रहना चुनती है। फरगेट को फिल्म और फिल्म निर्माण को एक वास्तविक और ईमानदार दृष्टि के साथ देखना महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कहा कि वह इसे प्राप्त करने के लिए अपने विषय को उसके विकल्पों, उसके पूर्वाग्रहों, उसकी ज्यादतियों, उसकी गलतियों में भी अपनाने की कोशिश करती है। 7 रिवेंज के प्री प्रोडक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि अभिनेत्री मटिल्डा लुट्ज को इस भाग के लिए आंशिक रूप से फारगेट पर उनके व्यापक विश्वास के कारण चुना गया था, जो कि फिल्म के निर्माण के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण था। 7 फरगेट ने डेविड क्रोनबर्ग, जॉन कारपेंटर, डेविड लिंच, पॉल वेरहोवेन और माइकल हनेके को उन फिल्म निर्माताओं के रूप में सूचीबद्ध किया है जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया है। साथ ही कई दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माताओं को शैलीगत प्रेरणा के रूप में श्रेय दिया है। कोर्ली फरगेट, फ्रेंच, KLIFA, जन्म 1976, एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता है। उन्हें अपनी 2017 की पहली फीचर फिल्म रिवेंज से पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें कई स्वतंत्र फिल्म समारोहों से पुरस्कार मिले। 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद उनकी दूसरी फीचर द सबस्टेंस 2024 एक व्यंग्यात्मक बॉडी हॉरर फिल्म थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता, साथ ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए 2 गोल्डन ग्लोब नामांकन भी मिले। प्रारंभिक जीवन।
फरगेट का जन्म और पालन पोषण पेरिस में हुआ। 6. जब वह 16 या 17 साल की थी तब उसने फिल्म निर्माता बनने का फैसला किया। 7. फरगेट ने फिल्म सेट पर काम शुरू करने से पहले साइंसेज पो में अध्ययन किया। 2010 में फरगेट ने पेरिस के एक प्रतिष्ठित सिनेमा स्कूल ला फेमिस में भाग लिया। 6. 7. 8. उन्हें 1 साल की पटकथा लेखन कार्यशाला एटलियर परिदृश्य में शामिल होने के लिए चुना गया था, जहां उन्हें बताया गया था कि उनकी पटकथा कभी नहीं बनाई जाएगी क्योंकि यह बहुत हिंसक और ग्राफिक थी। उद्धरण की आवश्यकता। ला फेमिस में भाग लेने के दौरान फरगेट और उनके निर्देशक मित्रों के एक समूह ने ला स्क्वाड्रा नामक एक समूह बनाया, जहां वे सभी अपनी विशेषताओं को एक साथ संपादित करने का प्रयास करते थे, क्योंकि वे सभी शैली की फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे सप्ताह में 2 बार मिलते थे और फिल्म निर्माताओं और उद्योग के पेशेवरों को अपनी सफलता की कहानियां साझा करने के लिए आमंत्रित करते थे, जिससे उन्हें फिल्म जगत, इसके काम करने के तरीके और अपनी कहानियों को कैसे बताया जाए, इसकी अधिक यथार्थवादी समझ हासिल करने में मदद मिली। 7. आजीविका। 2018 में फरगेट की पहली लघु फिल्म ले टेलीग्राफ 2003 में रिलीज हुई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डाकिये की डिलीवरी का इंतजार कर रही 2 महिलाओं के बारे में थी। इस फिल्म ने कई फिल्म समारोहों में 13 पुरस्कार जीते। 6. 2007 में फरगेट ने एनी एलिजाबेथ ब्लेटो के साथ लेस फीस क्लॉचेस एफआर का सहनिर्माण किया, जो एक कॉमेडी मिनी सीरीज थी जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया था। 9. फरगेट ने 2014 में अपनी लघु अनुवर्ती रियलिटी प्लस रिलीज की। विज्ञान कथा कहानी को त्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 10. फरगेट की पहली फीचर फिल्म रिवेंज 2017 थी, जो एक युवती के साथ मारपीट करने और उसे मरने के लिए छोड़ देने के बारे में एक बदला लेने वाली थ्रिलर थी। किल बिल, रेम्बो और मैड मैक्स जैसी बदला लेने वाली फिल्मों से प्रेरित होकर फरगेट एक ऐसे किरदार की खोज करने में रुचि रखते थे जो दूसरों या दर्शकों को कमजोर लगे, लेकिन फिल्म के दौरान एक सुपरहीरो में बदल जाएगा जो अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ेगा। 11. फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 2017 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में हुआ था। 12. और इसे 23 अतिरिक्त फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। 13. 2022 में फरगेट ने नेटफ्लिक्स सीरीज द सैंडमैन के एक एपिसोड का निर्देशन किया। 14. फरगेट की दूसरी फीचर फिल्म द सब्सटेंस 2024 थी, जो डेमी मूर, मार्गरेट क्वाली और डेनिस क्वेड अभिनीत एक बॉडी हॉरर फिल्म थी। 15. 16. फिल्म का प्रीमियर 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में एक मजबूत आलोचनात्मक स्वागत के साथ हुआ। 17. फरगेट ने फिल्म के लिए फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीता। 18. फरगेट एक सदस्य है और कलेक्टिव 50/50 के संस्थापक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है, जो फिल्म उद्योग में लैंगिक समानता की दिशा में काम करने के उद्देश्य से स्थापित एक समूह है। टिमोथी जॉन बेवन, CBE, जन्म 20 दिसंबर 1957, एक न्यूजीलैंड ब्रिटिश फिल्म निर्माता है। 2 प्रोडक्शन कंपनी वर्किंग टाइटल फिल्म्स के सहअध्यक्ष एरिक फेलनर के साथ। बेवन और फेलनर अपने दौर के सबसे सफल ब्रिटिश निर्माता है। 2017 तक उन्होंने जिन फिल्मों का सहनिर्माण किया है, उन्होंने दुनिया भर में लगभग $7 बिलियन की कमाई की है। 2017 तक वर्किंग टाइटल फिल्म्स की फिल्मों ने 12 अकादमी पुरस्कार और 39 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जीते हैं। 4, 5, 6 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बेवन का जन्म 1957 में न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में हुआ था। 7, 1 1969 से 1974 तक उन्होंने सिडकोट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 8 जो दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में उत्तरी समरसेट के विंसकॉम्बे गांव के पास मेंडिप हिल्स में एक क्वेकर बोर्डिंग स्वतंत्र स्कूल था। उसके बाद उन्होंने चेल्टेनहैम कॉलेज में दाखिला लिया। 9 जो इंग्लैंड के पश्चिम में ग्लॉस्टरशायर के स्पा शहर चेल्टेनहैम में
एक बोर्डिंग स्वतंत्र स्कूल था। जीवन और कैरियर। बेवन ने 1983 में सारा रेडक्लिफ के साथ लंदन में वर्किंग टाइटल फिल्म्स की सह-स्थापना की। 10 रेडक्लिफ ने 1991 में कंपनी छोड़ दी और एरिक फेलनर बेवन के साझेदार बन गए। 10 निर्माता या कार्यकारी निर्माता के रूप में बेवन की 40 से अधिक फिल्मों में फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल 1994, एलिजाबेथ 1998, नॉटिंग हिल 1999, बिली इलियट 2000, ब्रिजेट जोन्स डायरी 2001, लव एक्चुअली 2003, एटोनमेंट 2007, फ्रॉस्ट निक्सन 2008, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 2011, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग 2014 और डार्केस्ट ऑवर 2017 शामिल है। वर्किंग टाइटल अमेरिकी फिल्म निर्माताओं कोएन बंधुओं के साथ अपने लंबे समय के सहयोग के लिए भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने बार्टन फिंक 1991, फार्गो 1996, द हरस्कर प्रॉक्सी 1994, द बिग लेबोव्स्की 1998 और ओ ब्रदर वेयर आर्ट 2 जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। वर्किंग टाइटल ने 1999 में यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ कथित तौर पर $600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने बेवन और फेलनर को अपने भुगतानकर्ताओं से परामर्श किए बिना $35 मिलियन तक के बजट वाली परियोजनाओं को कमीशन करने की शक्ति दी। 11 बेवन वेस्ट एंड म्यूजिकल बिली इलियट के सहनिर्माता है। 12 ब्रिटिश फिल्म उद्योग में सेवाओं के लिए बेवन को 2005 के बर्थडे ऑनर्स में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (CBE) नियुक्त किया गया था। 13 2013 में उन्हें और फेलनर को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका से थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स में डेविड ओ सेल्जनिक अचीवमेंट अवार्ड मिला। 14 फेलनर, लिसा ब्रायर, डेविड हेमैन, बारबरा ब्रोकोली और माइकल जी विल्सन के साथ उन्होंने सितंबर 2019 में लंदन स्क्रीन अकादमी की स्थापना की, जो 800 छात्रों के समूह को कैमरे के पीछे के कौशल सिखाने वाला एक छठा फॉर्म स्कूल है। 15 व्यक्तिगत जीवन। बेवन का अंग्रेजी अभिनेत्री जोली रिचर्डसन से तलाक हो चुका है। उन दोनों की एक बेटी डेजी है, जिसका जन्म 1992 में हुआ। बेवन अब एमी गैडनी से विवाहित है और उनकी एक बेटी नेल है, जिसका जन्म 2001 में हुआ, और एक बेटा जागो है, जिसका जन्म 2003 में हुआ। एरिक निगेल फेलनर, CBE, जन्म 10 अक्टूबर 1959, एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता है। वह प्रोडक्शन कंपनी वर्किंग टाइटल फिल्म्स के सह-अध्यक्ष टिम बेवन के साथ है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फेलनर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1972 से 1977 तक उन्होंने दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के सरे में क्रैनले स्कूल, जो लड़कों के लिए एक स्वतंत्र बोर्डिंग स्कूल, अब सहशिक्षा है, में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद लंदन में गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में शिक्षा प्राप्त की। आजीविका। फेलनर इनिशियल फिल्म्स में एक फिल्म निर्माता थे और सिड एंड नैन्सी 1986 के निर्माता और ए किस बिफोर डाइंग 1991 के कार्यकारी निर्माता के रूप में प्रमुखता में आए थे। वर्किंग टाइटल फिल्म से सारा रेडक्लिफ के जाने के बाद वे 1991 में टिम बेवन के साथ पार्टनर बन गए। 3 वर्किंग टाइटल के पास यूनिवर्सल के कॉर्पोरेट भाई NBC यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टूडियो के साथ टेलीविजन को कवर करने वाला एक अलग सौदा है। 4 यह अब लंदन और लॉस एंजिल्स में कार्यालयों के साथ ब्रिटेन की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनियों में से एक है और इसकी फिल्मों ने दुनिया भर में $8.5 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 5 सफल फिल्मों में फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल 1994 शामिल है, जिसने दुनिया भर में $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है। डेड मैन वॉकिंग और फार्गो ने क्रमशः 1996 और 1997 में ऑस्कर जीता, जबकि एलिजाबेथ 1998, एटोनमेंट 2007 और फ्रॉस्ट निक्सन सभी को सर्वश्रेष्ठ चित्र अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मान्यता। ब्रिटिश फिल्म उद्योग में उनकी सेवाओं के लिए
उन्हें 2005 की क्वींस बर्थडे ऑनर सूची में CBE कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। 2013 में उन्हें और बेवन को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका से थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स में डेविड ओ सेल्जनिक अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2013 में उन्हें ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी का सिनेमैटिक प्रोडक्शन अवार्ड। व्यक्तिगत जीवन। फेलनर के 5 बच्चे हैं, 3 उनकी शादी से है और 2 उनकी दीर्घकालिक साथी फोटोग्राफर लॉरा बेली से है और वे लंदन में रहते हैं। परोपकार। वह इंटू फिल्म के अध्यक्ष है, जो एक चैरिटी है जिसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं के शैक्षिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विकास के केंद्र में फिल्म को रखना है। अपने बिजनेस पार्टनर टिम बेवन, लिसा ब्रायर, डेविड हेमैन, बारबरा ब्रोकोली और माइकल विल्सन के साथ उन्होंने सितंबर 2019 में लंदन स्क्रीन अकादमी की स्थापना की, जो 800 छात्रों को कैमरे के पीछे के कौशल सिखाने वाला एक छठा फॉर्म स्कूल है। सारा मार्गरेट क्वाली, उच्चारण बटा KWLI बटा क्वाली, एक जन्म 23 अक्टूबर 1994, 2 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। अभिनेत्री एंडी मैकडॉवेल की बेटी। उन्होंने अपनी युवावस्था में बैले डांसर के रूप में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने 2013 की ड्रामा फिल्म पालो ऑल्टो में अपने अभिनय की शुरुआत की और HBO ड्रामा सीरीज द लेफ्टओवर 2014 से 2017 में अपनी सहायक भूमिका के लिए पहचान हासिल की। इसके बाद क्वाली द नाइस गाइज 2016, डेथ नोट 2017 और वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड 2019 जैसी फिल्मों में नजर आईं और वीडियो गेम डेथ स्ट्रैंडिंग 2019 में भी नजर आईं। उन्हें एफेक्स बायोग्राफिकल मिनिसीरीज फॉसे वर्डन 2019 में एन रेनकिंग की भूमिका निभाने और नेटफ्लिक्स ड्रामा मिनिसीरीज मेड 2021 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए आलोचकों की प्रशंसा और नामांकन मिला। क्वाली तब से योर्गोस लैंथिमोस की फिल्मों पुअर थिंग्स 2023 और काइंड्स ऑफ काइंडनेस 2024 के साथ साथ बॉडी हॉरर फिल्म द सब्सटेंस 2024 में भी नजर आईं। इनमें से आखिरी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया। प्रारंभिक जीवन। सारा मार्गरेट क्वाली का जन्म कालीस्पेल, मोंटाना में हुआ था। 3 वह अभिनेत्री और मॉडल एंडी मैकडॉवेल और पूर्व मॉडल पॉल क्वाली की बेटी है। मार्गरेट का एक बड़ा भाई जस्टिन और एक बड़ी बहन अभिनेत्री और गायिका रेनी क्वाली है। 4 अपनी मां के माध्यम से उनके पास स्कॉटिश वंश है। 5 क्वाली भाई बहन मिसौला, मोंटाना में एक खेत में रहते थे और जब मार्गरेट 4 साल की थी तब वे उत्तरी कैरोलिना के एशविले के बिल्टमोर फॉरेस्ट उपनगर में चले गए। 6 मार्गरेट के माता पिता अलग हो गए जब वह 5 साल की थी और उसने अपना समय उनके बीच समान रूप से विभाजित किया। 7 कई सालों तक उसके माता पिता सिर्फ 3 मील 5 किलोमीटर दूर रहते थे। 8 मैकडॉवेल के साथ उसका पारिवारिक घर उत्तरी कैरोलिना में है। पेरिस में डेब्यूटेंट के रूप में क्वाली, दाएं से तीसरे सामने की पंक्ति, स्टीफन बर्न के बगल में। एशविले में एक किशोरी के रूप में पलीबरी। 11 मार्गरेट और उनकी बहन दोनों ही नवोदित थीं। उन्होंने पेरिस के बाल देश डेब्यूटेंट में अपनी शुरुआत की। 12 क्वाली ने 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ द आर्ट्स में रहने लगी, जहां उसने नृत्य का अध्ययन किया। 7 उसने बैले डांसर के रूप में प्रशिक्षण लिया, अमेरिकन बैले थिएटर में प्रशिक्षुता अर्जित की और न्यूयॉर्क के प्रोफेशनल चिल्ड्रन स्कूल में अध्ययन किया। 13 हालांकि 16 साल की उम्र में जब उसे नॉर्थ कैरोलिना डांस थिएटर कंपनी के साथ प्रशिक्षु बनने का प्रस्ताव मिला तो उसने नृत्य छोड़ने का फैसला किया। न्यूयॉर्क में रहने के लिए उसने एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह उस समय के बारे में कहती है, मैंने अपनी मां को लिखा, देखिए मुझे नहीं लगता कि मैं अब डांसर बनना चाहती। मैंने इसे इस तरह से प्रस्तुत किया कि वह मना नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत व्यवस्थित थी। 7 बाद में क्वाली ने
अपना ध्यान अभिनय पर केंद्रित कर लिया और लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट समर प्रोग्राम में भाग लिया। 7, 14, 15 उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में भाग लिया, लेकिन अभिनय भूमिकाओं के लिए एक सेमेस्टर के बाद छोड़ दिया। 13, 16 आजीविका मॉडलिंग 2011 में 16 साल की उम्र में क्वाली ने न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान अल्बर्टा फेरेटी के लिए वॉक करते हुए मॉडलिंग की शुरुआत की। उन्होंने वैलेंटिनो और चैनल के लिए पेरिस फैशन वीक स्प्रिंग समर 2012 के दौरान मॉडलिंग की। 17 उन्होंने अपने फॉल विंटर 2012 शो के दौरान फिर से चैनल के लिए वॉक किया। 18 वे इवनिंग स्टैंडर्ड, जोली, टीन वोग, पेपर, एली, डब्ल्यू, हंगर, पोर्टर, डॉक्यूमेंट जर्नल, अनदर, इंटरव्यू, वोग, वोग रूस और चीन सहित वैनिटी फेयर, नायलॉन, वी, द कट और सी के कवर और संपादकीय पर दिखाई दी है। 19-20 वे केंजो, राल्फ लॉरेन, केट स्पेड और सेलीन के विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी। डेनिस विलियम क्वेड, जन्म 9 अप्रैल 1954, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें ब्रेकिंग अवे 1979, द राइट स्टफ 1983, द बिग इजी 1986, इनर स्पेस 1987, ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर 1989, ड्रैगन हार्ट 1996, द पेरेंट ट्रैप 1998, फ्रीक्वेंसी 2000, द रूकी 2002, द डे आफ्टर टुमारो 2004, इन गुड कंपनी 2004, फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स 2004, योर्स, माइन एंड अवर्स 2005 और वेंटेज पॉइंट 2008 में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। क्वेड को फार फ्रॉम हेवन 2002 में उनकी भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिला। 2009 में द गार्जियन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक नामित किया जिन्हें कभी अकादमी पुरस्कार नामांकन नहीं मिला। 2 क्वेड ने द नाइट द लाइट्स वेंट आउट इन जॉर्जिया 1981, जॉर्ज 3D 1983, कम सी द पैराडाइज 1990, एनी गिवन संडे 1999, ट्रैफिक 2000, अमेरिकन ड्रीमज 2006, फुटलूज 2011, प्लेइंग फॉर कीप्स 2012, ट्रूथ 2015, मिडवे 2019, स्ट्रेंज वर्ल्ड 2022 और द सबस्टांस 2024 में भी अभिनय किया। उन्होंने HBO फिल्म द स्पेशल रिलेशनशिप 2010 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का किरदार निभाया और प्राइम टाइम एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया। उन्होंने पैरामाउंट प्लस वेस्टर्न सीरीज लोमेन, बास रीव्स 2023। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेनिस विलियम क्वेड का जन्म ह्यूस्टन, टेक्सास में जुआनिटा बोनी डेल नीता, नी जॉर्डन, 1927 से 2019, एक रियल एस्टेट एजेंट, और विलियम रूडी क्वेड, 1923 से 1987, एक इलेक्ट्रीशियन के घर हुआ था। उनके पास अंग्रेजी, आयरिश, स्कॉट्स-आयरिश और काजुन, फ्रेंच वंश है। 3 अपने पिता के माध्यम से क्वेड चरवाहे कलाकार जीन ऑटरी के पहले चचेरे भाई है, जो 2 बार हटाए गए हैं। 4 क्वेड ने बेलेयर में पॉल डब्ल्यू हॉर्न एलिमेंट्री स्कूल और ह्यूस्टन में पर्शिंग मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने बेलेयर, टेक्सास में बेलेयर हाई स्कूल में मंदारिन चीनी और नृत्य का अध्ययन किया और बाद में कॉलेज में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में 5-6 वह अभिनेता रैंडी क्वेड के छोटे भाई है। आजीविका 1979 से 1982, प्रारंभिक भूमिकाएं। क्वेड ने स्नातक होने से पहले ह्यूस्टन विश्वविद्यालय छोड़ दिया और अभिनय करियर बनाने के लिए हॉलीवुड चले गए। 3 उन्होंने क्लोरिस लीचमैन अभिनीत एक्शन कॉमेडी फिल्म क्रेजी मामा 1975 में एक बिना श्रेय वाली भूमिका से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद क्वेड ने मनोवैज्ञानिक ड्रामा आई नेवर प्रॉमिस्ड यू ए रोज गार्डन 1977 और ड्रामा 30 सितंबर 1955, 1977 में अभिनय किया। शुरुआत में उन्हें काम खोजने में परेशानी हुई, लेकिन ब्रेकिंग अवे 1979
और म्यूजिकल ड्रामा द नाइट द लाइट्स वेंट आउट इन जॉर्जिया 1981 में दिखाई देने के बाद उन्होंने ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। 7 इस दौरान क्वैड कई तरह की फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे ड्रामा अवर विनिंग सीजन 1 सितंबर 1978, कॉमेडी द सीनियर्स 1978, क्वैड इवान रीटमैन निर्देशित कॉमेडी स्ट्राइप्स 1981 में एक स्नातक समारोह में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में दिखाई दिए, जिसमें बिल मरे मुख्य भूमिका में थे। 1983 से 2002 स्टारडम और प्रशंसा 2012 में कायद अपनी मुस्कुराहट के लिए मशहूर 8 क्वैड हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। 3 उनकी ब्रेकआउट भूमिका समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिलिप कॉफमैन द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक महाकाव्य द राइट स्टफ 1983 में अंतरिक्ष यात्री गॉर्डन कूपर की भूमिका के लिए थी। 3 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। आलोचक रोजर एबर्ट ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए लिखा, इसमें समान रूप से दिलचस्प प्रदर्शन है। क्वैड, एड हैरिस, स्कॉट ग्लेन और फ्रेड वार्ड का नाम लेते हुए। उसी वर्ष क्वैड ने हॉरर फिल्म जॉर्ज 3 डी 1983 और रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा टफ इनफ में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 1987 में क्वैड ने एलेन बार्किन के साथ नियोनोइर रोमांस थ्रिलर द बिग इजी 1987 में अभिनय किया। द वाशिंगटन पोस्ट के हैल हिंसन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना जैक निकोलसन से की। क्वैड के लिए भी यही सच है। उनके चेहरे पर मगरमच्छ जैसी मुस्कान फैलती है। क्वैड खुद में इतने बेबाक है कि आप उनके उत्साही उच्च मनोबल में बह जाते हैं। वह निकोलसन की तरह एक जीवनदाता है। 9 उनके प्रदर्शन के लिए क्वैड को बेस्ट मेल लीड के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उन्होंने ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर 1989 में जेरी ली लुइस के अपने चित्रण के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की। रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 13 सितंबर 2024 इसकी रिलीजिंग डेट है और साथ ही साथ 106 मिनट इसकी रनिंग लेंथ थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग $2,46,000 आया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।